नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए अहम है क्योंकि जिस मुद्दे पर घमासान था, जिस पर एक राय होते हुए रात ठनी हुई थी, उस जातीय जनगणना के मुद्दे पर कल यानी 1 जून को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सभी दलों से राय मशविरा किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। तकरीबन हफ्ते भर पहले नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। अब जातीय जनगणना पर 1 जून को सर्वदलीय बैठक होगी। बुधवार को होने वाली बैठक में सहमति बनने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सभी दलों को, यानी विभिन्न दल जो विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और जो जैसा सभी लोगों को मालूम है कि यह बैठक जातीय जनगणना कराने से संबंधित है और इसलिए विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है उनको बुलाया गया। दरअसल 23 अगस्त 2021 को जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तभी ये साफ हो गया था कि राज्य सरकार अपने दम पर जातीय जनगणना करा सकती है। कोरोना और दूसरी वजहों से अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आज का दिन बेहद ही अहम है क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक होनी है। उस मुद्दे पर बातचीत होगी जिस मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत काफी दिनों से गर्म थी। बढ़ते आगे, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाने का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस डूब रही है और मुझे भी डुबाएगी। यहाँ बिहार का महागठबंधन का चुनाव कराया, 17 में पंजाब का चुनाव जीते, 19 में जगनमोहन रेड्डी के साथ आंध्रा में चुनाव जीते, अभी बता रहे, 21 में तमिलनाडु, 20 में दिल्ली जीते केजरीवाल के साथ, 21 में तमिलनाडु और बंगाल जीते, 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे थे। इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी पार्टी है कि तो सुधरती नहीं है। तो हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है कि अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। एक ही चुनाव हारे यूपी में, वो कांग्रेस के साथ था। इसलिए उसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है। और देखिए, बिहार में विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर सीपीआई और कांग्रेस की आरजेडी से सिर फुटवल हो रही है। दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। सियासत के सूरमा आए दिन ये दोहराते हैं कि अगर गठबंधन में हैं तो हर पार्टी को गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कम ही है कि हर बार गठबंधन का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। कुछ ऐसा ही इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार के विपक्षी महागठबंधन में चल रहा है। इस बार आरोप महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पर लगा है और आरोप चस्पा किया है गठबंधन की सहयोगी सीपीआई ने। विधान परिषद की सीट पर माले की दावेदारी एक चिरलंबित बात है।
और इस संदर्भ में राजद और अन्य पार्टियों ने भी हमेशा समर्थन किया कि आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक महागठबंधन चल रहा है, तो कोई भी फैसला आप लेते हैं तो उसमें महागठबंधन की पार्टियों के साथ राय विचार करके कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन राजद ने जिस तरह से एक तरफा तरीके से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, इस पर हम लोगों का भारी ऑब्जेक्शन है। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने 3 नामों कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे का ऐलान किया है। इसी को लेकर गठबंधन की पार्टियां आरजेडी पर आरोप लगा रही हैं। इनमें सिर्फ वामपंथी सीपीआई ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी आरजेडी के फैसले से लाल है, जबकि आरजेडी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जो पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव के बारे में, आपको पता ही है कि आरजेडी सब 76 सीट है, तो वो 3 सीट पे अनाउंस कर दिए जब उनको बनता नहीं है। उनका 14 सरप्लस है 2 सीट के बाद। माले पार्टी हमारी है, उनको है, फिर हम लोग गठबंधन में कांग्रेस है, तो 3 सीट कैसे अनाउंस किए मुझे पता नहीं। बैठ के बात करनी चाहिए थी। वाम दल से लगातार 2 बात भी हुई है, और कोई अगर घटक दल यह कहते हैं कि विश्वास में लिया नहीं गया है तो ये गलत होगा। सबको विश्वास में लेकर के ही निर्णय लिए गए हैं। सीपीआई और कांग्रेस इन सीटों पर अपनी भी दावेदारी जताते हुए आरजेडी के फैसले को एक तरफा बता रही है, जबकि आरजेडी का दावा है कि सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही तीनों नामों का ऐलान हुआ है। आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा है, ये कैसे तय होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के पत्रकार नगर इलाके में अपराधियों ने पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों को गोली मार दी, जिसमें दोनों की ही मौत हो गई है। घटना सरे शाम बीच सड़क पर हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। अपराधियों ने गौतम शर्मा और शंभू शर्मा को गोली मारी है। वारदात में पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह का हाथ बताया जा रहा है। 4 दिन पहले धनरुआ थाना क्षेत्र में संजय सिंह के करीबी सुधीर शर्मा को पीट कर मार डाला गया था। बताया जा रहा है कि इसी के प्रतिशोध में पूर्व विधायक के दोनों भाइयों की हत्या की गई। वैसे धनरुआ वाले मामले में पूर्व विधायक या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया है। ये तकरीबन 6, 6:30 और 6:35 के बीच की घटना है। 2 सहोदर भाई जो कि मूल रूप से नीमा गांव धनरुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, शंभू सिंह और गौतम सिंह, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इनका पीछा 2 और अपराधी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे वो कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो घटनास्थल है उनको इंटरसेप्ट किया है और उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। तकरीबन 4 खोखा हम लोगों को मिला है, उसमें दोनों के ऊपर लगभग 2-2, 3-3 फायर किया गया है। तो हम लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि पता की है। ये जो नीमा गांव है वहाँ पर 2 गुट चलते हैं और इसमें जो एक गैंग राइवलरी टाइप का है। इन दोनों गुटों के बीच में पहले भी बहुत हत्याएं हो चुकी हैं और उसी में ही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपसी विवाद में इनकी हत्या करवाई गई है। बाकी जैसे परिजन आगे का हम लोगों को स्टेटमेंट देंगे, प्राथमिकी दर्ज करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व विधायक के 2 भाइयों को गोली मार दी गई है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे जब उस वक्त घटना घटी तो उसके बाद दोनों भाइयों के शव को अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उन दोनों भाइयों की तस्वीर है जिन्हें गोली मारी गई है। बिहार सरकार पुलिस थानों को आधुनिक बनाने की बात करती है, लेकिन पटना सिटी के अधिकांश थाने कबाड़ खाने में तब्दील होते जा रहे हैं और इसकी वजह है पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियां। कबाड़ में तब्दील ये गाड़ियां पुलिसकर्मियों के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। परिसर में पड़ी इन गाड़ियों को देखिए, ये किसी कबाड़खाने की तस्वीर नहीं है, बल्कि पटना सिटी के थाना परिसर की तस्वीरें हैं। दरअसल ये गाड़ियां किसी न किसी मामले में पुलिस के द्वारा जब्त की गई हैं, लेकिन लंबे समय से थाना परिसर में पड़े रहने से ये गाड़ियां कबाड़ बनती जा रही हैं और कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि गाड़ियों की नीलामी आसान नहीं होती। देखिए, जितनी भी गाड़ियां थाना में लगी हुई हैं या तो किसी न किसी केस से संबंधित होती हैं या फिर वो कहीं लावारिस स्थिति में मिलने पे, तो सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया है।
जो लावारिस स्थिति में मिलती है वो डीएम साहब के आदेश से उसकी नीलामी की जाती है, या अगर सूचना दी जाती है पहले कोशिश की जाती है कि जिस व्यक्ति का है उसको सूचना मिल जाए और उसको वापस सौंपा जा सके। अगर नहीं मिल पाता है किसी कारण से तो उसकी नीलामी की। अधिकांश थानों में पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियों से थाना परिसर का आकार भी सिकुड़ता जा रहा है, जो पुलिस कर्मियों के लिए एक परेशानी का सबब भी है। अलग अलग आपराधिक कांडों में पुलिस द्वारा जब्त किए गए 90 से 95% वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर होने के कारण इसकी नीलामी में काफी वक्त लग जाता है। के तहत जो वाहन ये जब्त किए जाते हैं उनका सक्षम न्यायालय से अधिग्रहण का आदेश पारित होता है और अधिग्रहण के आदेश पारित होने के पश्चात नीलामी की प्रक्रिया कराई जाती है। अभी तक हम लोगों ने लगभग अपने अनुमंडल क्षेत्र में 300 से अधिक गाड़ियों का नीलामी किया जा चुका है। 1 जून को फिर से 71 गाड़ी का नीलामी होना है। कुल मिलाकर ये जब्त गाड़ियां एक तरफ पुलिस थाना परिसर को कबाड़खाना बना रही हैं, तो इनकी बर्बादी से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। आरजेडी में अब तेजस्वी युग आ गया है। आरजेडी के बड़े और नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव लेंगे। मंगलवार को विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित कर तेजस्वी यादव को अहम जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक संपन्न होने के बाद आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले से ही ये सारी जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं। पावर बढ़ाया गया। पावर क्या बढ़ाया गया? तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में, बिहार विधानसभा के अंदर मुद्दों को उठाने के लिए, और चूंकि वो नेता हैं हम लोग के, इसलिए बिहार व्यापी कोई आंदोलन की यदि बात हो या कोई निर्णय लेने की बात हो तो उसके लिए उनको अधिकृत किया गया। तो इस तरह का मैंने इस तरह से तो अधिकृत किया ही जाता रहा है। सेशन लेट चलने से नाराज मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं मंगलवार को जेडीयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन मनमाफिक जवाब नहीं मिलने पर वहीं बिलख पड़े। एक छात्रा तो फूट फूट कर रोने लगी। छात्रा ने कहा कि जो सेशन 3 साल में पूरे होने थे उसमें 6 साल का वक्त लग रहा है। लेट सेशन की वजह से करियर में परेशानी हो रही है। सरकार को व्यवस्था सुधारने से मतलब नहीं है। आज बोल रहे हैं कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का है, वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ कर कहे कि डायरेक्टर से बात करेंगे, बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी के। वैशाली के महुआ में जामा मस्जिद के प्रभार को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। हालांकि अब भी गांव में तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के निर्देश पर महुआ के सीओ जामा मस्जिद के नए सचिव और अध्यक्ष को प्रभार दिलाने के लिए पहुंचे हुए थे। प्रभार दिलाकर जैसे ही वे लौटे, दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों को चोट लगी है। सुपौल में एक शिक्षक की बेटी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकाला। मामला छातापुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कटही शर्मा टोला का है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक विद्यालय कटही में जांच के लिए पहुंचे थे, जहां शिक्षक रमेश कुमार रमन की बेटी हाथ में चप्पल लेकर अधिकारियों से नोकझोंक करने लगी। दरअसल लड़की के शिक्षक पिता को 65 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसी वजह से लड़की नाराज है। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वहीं डीपीओ ने बताया कि वे छातापुर बीईओ के साथ शिक्षक रमेश कुमार रमन के विद्यालय में जांच के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी बेटी ने अभद्रता की है। पहले जांच कीजिए फिर भुगतान कीजिए। पहले जांच कीजिए फिर भुगतान कीजिए। पहले भुगतान कीजिए फिर जांच कीजिए। क्या भुगतान हुआ है फिर पहले सब कुछ करना है। 2 महीने क्या होगा हम लोग का? 2 महीने क्या होगा?
सहरसा में पीएचडी के अकाउंटेंट और हेड क्लर्क के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में हुई थी, जिसमें वो एक दूसरे को ब्लेड और पैरों से मारते दिख रहे हैं। ये वीडियो 25 मई का बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट ने लोन पास करने के लिए 25,000 रुपए घूस के तौर पर मांगा था और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस मामले में अकाउंटेंट ने हेड क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सुपौल पुलिस ने 25 लाख से ज्यादा की शराब को बरामद किया है। साथ ही तस्करों के पास से 5.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए। इसके अलावा एक रजिस्टर भी मिली है, जिसमें शराब की सप्लाई के पूरे डिटेल हैं। इसके आधार पर पुलिस शराब के सप्लायरों की पहचान में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली। लड़की अर्धनग्न स्थिति में मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। लड़की की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है और होश में आने के बाद ही मेडिकल जांच कराई जाएगी। चोरी जो है वो बगीचे में मिली है और वो बेहोशी की हालत में मिली है, तो फिलहाल वो कुछ भी स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं है। आगे की इलाज के लिए हम लोग उसको एसकेएमसीएच में लेकर के गए हैं, वहाँ वो इलाजरत है। किशोरी के होश में आने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भागलपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि सभी बांधों की मरम्मत की जा रही है और 15 जून तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है और समय पर काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदार पर एफआईआर की जाएगी। इस क्षेत्र का फ्लड से पहले, क्योंकि मानसून आने वाला है 2-4 दिन के बाद, और इधर से ही इन कर रहा है पूर्णिया साइड से, पूरा रिव्यू करके संतोषप्रद रहेगा। जो काम है हमारा, बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है और बचा हुआ काम 15 जून तक सारा काम कंप्लीट होगा। मद्य निषेध विभाग शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार काम कर रहा है। विभागीय मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शराब के धंधेबाजों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर सर्वे भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही जारी होगी। इसको लेकर के हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मद्य एवं निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार जी। सर, पूर्ण शराबबंदी जो है उसको लगातार तोड़ने की कवायद शराब माफियाओं की तरफ से हो रही है। लगातार एक्साइज विभाग आपका जो है वो काम भी कर रहा है। आगे क्या नीति रणनीति है इसको और धारदार बनाने के लिए? देखिए, आपने जैसा कि देखा होगा, एक तो हम लोगों ने आवश्यक जो संशोधन पिछले बजट सेशन में लाया है और उस तहत भी हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से और कानूनन तौर पर इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। दूसरी बात है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ड्रोन का इस्तेमाल। साथ ही साथ हम लोग आज सूचना को भी और उसको मजबूत कर रहे हैं ताकि जो अन्य जो राज्य हैं जहाँ से शराब की खेपें आती हैं तो वहाँ जाकर हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ की। अन्य राज्यों के माफियाओं को भी हम लोगों ने सज़ा दिलवाई है और साथ ही साथ जो जागरूकता अभियान है उसको और पैनापन उसमें देने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट के बारे में हमने जो जिक्र किया था उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यापक जन समर्थन इस अभियान को प्राप्त है और कानूनन तौर पर भी हम लोग इसे और सख्ती से लागू करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।